देखिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर कैसे निकाला जाता है, जीडीपी मार्केट प्राइस पर कैसे निकाला जाता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है और जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है और पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है। इन सभी चीजों का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए सकल का मतलब होता है टोटल, घरेलू का मतलब होता है घर के अंदर का और उत्पाद मतलब उत्पादन, हमारे घर के अंदर का टोटल उत्पादन। इसको उत्पादित कौन कर रहा है, विदेशी कर रहा है या भारतीय कर रहा है, इससे जीडीपी को कोई मतलब नहीं होता, बस घर के अंदर होना चाहिए। देखिए इसमें शामिल क्या किया जाता है, एक साल के अंदर देश की राजनीतिक सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा, फिर वह चाहे विदेशी हो या भारतीय हो, उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि अंतिम मौद्रिक मूल्य किसको कहेंगे, वस्तु सेवा किसको कहेंगे, राजनीतिक सीमा क्या होती है और एक साल का क्या लफड़ा है। तो सबसे पहले देखिए अंतिम मौद्रिक मूल्य किसको कहेंगे। मान लीजिए किसी किसान ने खेत से गेहूं उगाया, मैंने उसको पीस कर चक्की में आटा बना दिया, किसी तीसरे ने उससे ब्रेड बना दिया। अब आप बताइए क्या जीडीपी में हम गेहूं का पैसा काउंट करेंगे या जीडीपी में हम आटे का पैसा काउंट करेंगे? नहीं, हम केवल ब्रेड का ही पैसा काउंट करेंगे, क्योंकि ब्रेड में गेहूं का पैसा, आटे का पैसा दोनों का इंक्लूड हो गया है। तो अंतिम मूल्य आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल वस्तु का ही हम जीडीपी में मूल्य काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए वस्तु और सेवा किसे कहेंगे। मान लीजिए मैं किसी किराने की दुकान पर गया, मैंने भैया से कहा मेरे को 1 किलो चीनी दे दो, उसने मेरे को 1 किलो चीनी दे दी, मैंने उसको पैसे दे दिए। तो जब आपको पैसे के बदले कोई वस्तु, कोई सामान मिले जिसे आप फिजिकली रूप से छू सके, वह क्या है, वस्तु है। और जब आप पैसा दें लेकिन कुछ ना मिले, बल्कि फील हो, आभास हो कि नहीं जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ने गए, आपने शिक्षक को पैसे दिए लेकिन शिक्षक ने आपको कुछ नहीं दिया, बल्कि ऐसा कुछ दे दिया जिससे आपकी जिंदगी बन जाएगी, तो वह क्या है, सर्विस। तो हमारी जितनी भी ट्रेनें हैं, बसें हैं, हवाई जहाज हैं, विद्यालय है, स्कूल है, साइंटिस्ट है, टीचर है, डॉक्टर है, ये सभी हमको क्या दे रहे हैं, सेवा ही तो दे रहे हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो क्या वो क्लिनिक उठाकर दे देता है, आप किसी कोचिंग में जाते हो क्या कोचिंग उठाकर दे देता है? नहीं, वह केवल सर्विस ही देता है। तो अब आपको वस्तु और सेवा समझ में आ गया होगा कि जब आपको पैसे के बदले कोई सामान, कोई वस्तु मिले उसे हम क्या कहेंगे, वस्तु। और जब आपको पैसे के बदले कुछ ना मिले बल्कि आभास हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेवा, सर्विस। जैसे आप किसी शोरूम पर गए, आपने 20 लाख रुपए दिए, उसने आपको उठाकर कार दे दी। अब आप उसे खाइए, चाटिए या छुइए तो रहेगी तो वह वस्तु ही ना। लेकिन क्या शिक्षा को आप खा सकते हैं, चाट सकते हैं या छू सकते हैं? नहीं, केवल फील ही कर सकते हैं। तो आपको वस्तु और सेवा समझ में आ गई होगी। अब देखिए राजनीतिक सीमा क्या होती है। आप किसी भी देश का नक्शा उठाइए, क्या वो उसकी राजनीतिक सीमा होती है? नहीं, वह उसकी भौगोलिक सीमा होती है, जबकि राजनीतिक सीमा भौगोलिक सीमा से काफी ज्यादा बड़ी होती है। कैसे, देखिए मान लीजिए भारत का कोई हवाई जहाज है, जब तक वह भारत के अंदर है तब तक तो भारत का उस पर राजनीतिक और भौगोलिक दोनों रूप से अधिकार है। लेकिन जब वह उड़ान भरेगा और किसी दूसरे देश में एंटर करेगा, क्या तब भी वो भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर है? नहीं। क्या तब भी उस पर भारत का भौगोलिक और राजनीतिक दोनों रूप से अधिकार होगा? नहीं, भारत का केवल उस पर राजनीतिक अधिकार होगा, क्योंकि वो भारत के बाहर है। लेकिन उसका पैसा भी भारत की ही जीडीपी में काउंट होगा, कि भले ही वह भौगोलिक सीमा नहीं लग रही लेकिन राजनीतिक रूप से तो अधिकार है। अब देखिए मान लीजिए भारत का कोई मछुआरा है, वह जब तक भारत के अंदर मछली पकड़ रहा है तब तो उस पर भारत का राजनीतिक और भौगोलिक दोनों रूप से अधिकार होगा। लेकिन जब वह मछली पकड़ने समुद्र में घुस जाएगा, या अभी भी वो भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर है? नहीं, वो साला तो समुद्र में घुस गया, लेकिन फिर भी उसकी कमाई भारत की जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि भारत का राजनीतिक अधिकार होगा उस पर। तो हमारे जितने भी एम्बेसी है, दूतावास है, चाइना, जापान, कनाडा, रसिया, यहाँ पर भी अगर किसी चीज का उत्पादन होता है तो वो भी हमारी जीडीपी में काउंट होंगी, भले ही वह हमारी भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित नहीं हो लेकिन राजनीतिक सीमा के अंदर उत्पादित हुई है। तो आपको राजनीतिक सीमा समझ में आ गई होगी। आप देखिए एक साल की क्यों बात करते हैं जीडीपी। मान लीजिए 2025 चल रही है और इसमें 100 वस्तुओं का उत्पादन हुआ, अब इसमें से 20 वस्तुएं नहीं बिकी, क्या वो बची हुई 20 वस्तुएं 2026 की जीडीपी में काउंट होंगी? नहीं। तो बस एक साल बस यहाँ यही दर्शाता है कि जो इस साल पैदा हो गया वो केवल इसी साल के जीडीपी में काउंट होगा, अदरवाइज में किसी साल के जीडीपी में काउंट नहीं होगा। तो आपको जीडीपी की परिभाषा थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी कि एक साल के अंदर देश की राजनीतिक सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। अब देखिए मान लीजिए भारत में कई कंपनियां हैं, देसी भी हैं, विदेशी भी हैं। जैसे देखिए रिलायंस, टाटा, अमेजॉन, ओप्पो। मान लीजिए रिलायंस ने 100 रुपया कमाई की, टाटा ने 200 रुपया कमाई की, अमेजॉन ने 100 रुपया कमाई की और ओप्पो ने 50 रुपया की कमाई की। अब आप कहेंगे हमारा कौन कौन सा है, उठा धर के जोड़ देते हैं हमारा जीडीपी निकलेगा? नहीं भैया, अभी आपको बताया है कि जीडीपी में देश की बाउंड्री देखी जाती है, ना कि नागरिक देखा जाता है। सबको जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जीडीपी कितना आया,
100, 200, 300, 400, 450। आप देखते हैं हम जीएनपी के बारे में। देखिए जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए उसमें क्या था, डोमेस्टिक मतलब घर के अंदर, जबकि इसमें क्या है, नेशनल मतलब इसका उत्पादन केवल हमारे घर के अंदर नहीं हो रहा, कहीं पर भी हो रहा है, बशर्ते इसको उत्पादित करने वाला पक्का भारतीय होगा। तो जीएनपी की परिभाषा क्या हुई, एक साल के अंदर कहीं पर भी, चंद्रमा पर, सूर्य पर, पृथ्वी के किसी कोने पर, केवल राष्ट्र के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। अंतिम मौद्रिक मूल्य आपको पता होगा, वस्तु सेवा आपका पता होगा, एक साल आपको पता होगी। बस इसमें क्या नहीं देखा जाता, बाउंड्री नहीं देखी जाती, जबकि नागरिक देखा जाता है। जबकि जीडीपी में बाउंड्री देखी जाती, नागरिक नहीं देखा जाता है। मान लीजिए वही कंपनियां हैं, रिलायंस है, टाटा है, अमेजोन है, ओप्पो है। तो रिलायंस ने कितनी कमाई की थी, 100 रुपया कमाई की थी। टाटा ने कितने रुपया कमाई की थी, 200 रुपया कमाई की थी। अमेजोन ने कितने रुपया कमाई की थी, 100 रुपया कमाई की थी। और ओप्पो ने 50 रुपया कमाई की थी। अब एक बात बताइए भैया, जब विदेशी कंपनियां भारत में आकर कमा रही हैं, तो भारतीय भी तो विदेशों में जाकर कमा रहे होंगे। मान लीजिए अशोक ने जाकर विदेश में 300 रुपया कमा लिए, तो अब धर के जोड़ दीजिए भारत का कौन कौन सा है, हमारा जीएनपी निकल कर आ जाएगा। तो हमारा कौन कौन सा है, रिलायंस हमरा है, टाटा हमरा है, अशोक हमरा है। तो 100 प्लस 200 300, और अशोक का 300 कितना हो गया, हमारा जीएनपी निकल कर आया 600। तो आप जीएनपी को ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि भारत का कौन कौन है, और जीएनपी को आप फॉर्मूले के हिसाब से भी जोड़ सकते हैं कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स क्या हो जाएगा, विदेशी जो भारत में आकर कमा रहे हैं, और वाई क्या हो जाएगा, भारतीय जो विदेशों में जाकर कमा रहे हैं। जब एक्स को वाई से घटा देंगे तो हमारा जीएनपी निकल कर आ जाएगा। देखिए जीडीपी और जीएनपी में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जीडीपी में बाउंड्री देखी जाती ना कि नागरिक, जबकि जीएनपी में नागरिक देखा जाता है ना कि बाउंड्री। अब देखते हैं हम, 3 कंडीशन बनती है जीडीपी और जीएनपी के बीच। देखिए पहली कंडीशन क्या बनती है, अगर जीएनपी बड़ा है जीडीपी से, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमारे देश के नागरिकों का उत्पादन ज्यादा है, इसलिए तो जीएनपी बड़ा है जीडीपी से। इससे क्या होगा, हमारा देश आगे जाएगा, देश खुशहाल होगा। लेकिन अगर जीडीपी बड़ा हो जाए जीएनपी से, तब तो गड़बड़ है भैया, क्योंकि विदेशी भारत में आकर ज्यादा कमा रहे हैं और अपने देशों में भेज रहे हैं, इसलिए तो जीडीपी बड़ा हो गया जीएनपी से। और तीसरी कंडीशन क्या बनती है, अगर जीडीपी और जीएनपी बराबर हो जाए, तो इसके बराबर होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला व्यापार, अगर व्यापार के कारण जीडीपी और जीएनपी के बराबर है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब जितना ही आयात है उतना ही निर्यात है, मतलब जितना भारत के लोग विदेशों में जाकर कमा रहे हैं उतना ही विदेशी भारत में आकर कमा रहे हैं, इसलिए जीडीपी और जीएनपी बराबर हो जाए। मतलब कि जितनी एक्स की वैल्यू है, जो अभी जीएनपी के फॉर्मूले में बताया था कि एक्स की वैल्यू जितनी है और जितनी ही वाई की वैल्यू है, मतलब जितनी ही देशी आय है उतनी ही विदेशी आय है, उस कारण से अगर जीडीपी जीएनपी के बराबर है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर क्लोज्ड इकोनॉमी रही, बंद अर्थव्यवस्था, ना आयात हो रहा है ना निर्यात हो रहा है, एकदम क्लोज्ड इकोनॉमी है, जैसे नॉर्थ कोरिया, ना उससे कोई व्यापार करता है ना वो किसी से व्यापार करता है, एकदम क्लोज्ड इकोनॉमी है। इससे क्या होगा, ना किसी देश का जीडीपी बढ़ेगा ना ही उसकी जीएनपी बढ़ेगी। कैसे, देखिए जब भारत के लोग विदेशों में जाते हैं कमाने के लिए, तो वह अपनी सीधी कमाई भारत में बेचते हैं। इससे क्या होता है, भारत का जीएनपी बढ़ता है, और जब विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो इससे जीडीपी बढ़ता है। देखिए कैसे, आप सभी को पता होगा कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं, पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। अब देखिए जब विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी तो पूंजी कहां लगाएंगी, भारत में, श्रमिक कहां के रखेंगी, भारत के, भूमि कहां लेंगी, भारत के, इंटरप्रेन्योर कहां रख के रखेंगी, भारत के। तो सब कुछ तो भारत में कर रही हैं, केवल विदेशी ही मालिक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारे श्रमिकों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, टैक्स, सरकार को टैक्स भर भर के मिलेगा, और क्या उत्पादन क्षमता का पता चलेगा, हमारे यहाँ की भूमि की उत्पादन क्षमता का। और भी विदेशी कंपनियां आकर्षित होंगी मतलब भारत में आने को, क्योंकि उनको पता चलेगा कि जीडीपी बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है, यहाँ की भूमि अच्छी होगी, यहाँ के नागरिक अच्छे होंगे, श्रमिक अच्छे होंगे, तभी तो यहाँ का उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन अगर देश की क्लोज्ड इकोनॉमी रखोगे, बंद अर्थव्यवस्था रखोगे, तो उस देश का चौपट होना तय है। अब हम देखते हैं एनडीपी और एनएनपी के बारे में। देखिए एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखिए एक बात बताइए भैया, जब आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ लॉस होता है, कुछ ना कुछ टूट फूट होती है, कुछ ना कुछ घिसावट होती है। सपोज कीजिए आपने 200 मोबाइल बनाए, हो सकता है 10-12 खराब हो जाए। जब 10-12 खराब हो चुके हैं, हमारे किसी काम लायक बचे नहीं है, तो उनको हम जीडीपी में रखकर क्या कर रहे हैं, हटाइए उनको, क्यों जबरदस्ती जीडीपी में रखकर जीडीपी को बड़ा कर रहे हैं। तो जब हम जीडीपी में से टूट फूट घिसावट को निकाल देते हैं तो निकल कर आता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखिए जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन, एनडीपी। हमारा जीडीपी कितना आया था, 450 रुपया। मान लीजिए 30 रुपया की टूट फूट हो गई, तो हमने 30 रुपया घटा दिया, तो एनडीपी निकल कर आया कितना, 420। अब देखिए ये तो टोटल का शुद्ध था, अगर आपको नागरिकों का शुद्ध निकालना है तो घटा दीजिए उसमें से
किसी टूट फूट को, तो निकल कर आता है जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे हमारा जीएनपी कितना आया था 600 रुपया, मान लीजिए 50 रुपया उसमें से टूट फूट हो गई तो घटा दीजिए 600 माइनस 50, तो हमारा एनएनपी कितना निकल कर आया 550। देखिए जब भी आप किसी चीज में से डिप्रेसिएशन टूट फूट को निकाल देते हैं तो शुद्ध रूप में हमें मिलता है। जैसे जीडीपी में से अगर डिप्रेसिएशन घटा है तो हमको एनडीपी मिला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। और जब जीएनपी में से डिप्रेसिएशन घटा है तो हमको क्या मिला, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए आपको जीडीपी जीएनपी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम जीडीपी को निकालने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाता है। देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, आप सभी को पता है कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। अब जिसके पास पूंजी नहीं है वो ऋण लेगा बैंक से, उसका उसे ब्याज निकालना है। भूमि नहीं है अगर खुद के पास तो किराए पर रखेगा, तो किराए पर रखेगा तो उसका किराया निकालना है। श्रमिक रखेगा उनकी मजदूरी निकालनी है। उद्यमी खुद का प्रॉफिट, क्योंकि इतना बड़ा भारी भरकम आइडिया लेकर चल रहा है, उसको भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो इन चारों चीजों पर जो भी खर्च आता है उसी को हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट या उत्पादन लागत। अब यहीं पर देखिए क्या होता है, मान लीजिए उत्पादकर्ता किसी ऐसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है जो सभी के लिए जरूरी है जीवन जीने के लिए, जैसे दूध, दवाइयां, तो सरकार क्या करती है, यहीं पर इसको सब्सिडी दे देती है ताकि गरीब भी चाय पी सके, अमीर भी चाय पी सके, गरीब भी दवाइयां खरीद सके, अमीर भी दवाइयां कर सकते। लेकिन एक चीज गौर करिएगा, अब ये फैक्ट्री के अंदर है, मतलब इस पर टैक्स नहीं लगा। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। अब देखिए सरकार टुकुर टुकुर देख रही होगी कि कब साला फैक्ट्री से निकले, और जैसे ही फैक्ट्री से निकलता है सरकार टैक्स लेकर कूद जाती है। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, तो सरकार ने टैक्स लगा दिया। अब हो गया वो किस पर, मार्केट प्राइस पर आधारित। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। अब आप कहेंगे कि यहां पर सब्सिडी क्यों घटाई, क्योंकि हो सकता है उत्पादकर्ता ने किसी ऐसी चीज का प्रोडक्शन किया हो जो सभी के जीवन जीने के लिए जरूरी ना हो, जैसे बीएमडब्ल्यू, ओडी, पोर्च, ये सभी चीजें जीवन जीने के लिए जरूरी थोड़ी है कि नहीं मिली तो इंसान मर जाएगा। तो सरकार इन चीजों पर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू पर सब्सिडी थोड़ी देगी। अब देखिए एक चीज देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि हमको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात करना चाहिए कि जीडीपी मार्केट प्राइस पर ज्ञात करना चाहिए। हमारा रियल उत्पादन तो आपको फैक्टर कॉस्ट पर दिख रहा है, तो हमको जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात करना चाहिए, लेकिन हम ज्ञात किस पर करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर। अब देखिए किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब किसी भी चीज पर जो प्राइस डाला होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो डिपेंड करता है किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर। जितना आपका फैक्टर कॉस्ट में खर्चा ज्यादा आएगा उसका किसी भी चीज का मतलब एमआरपी ज्यादा होगा। क्योंकि अगर देखो पूंजी अगर सस्ती मिल गई तो ठीक ठाक है, अगर नहीं मिली तो भैया खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर पूंजी किराए पर सस्ती मिल गई तो ठीक ठाक है, श्रमिक सस्ते मिल गए ठीक ठाक है। अब भैया खुद का प्रॉफिट जो आप वो जोड़ना चाहे तो भैया देखिए किसी भी चीज का एमआरपी डिपेंड करता है फैक्टर कॉस्ट पर। आप फैक्टर कॉस्ट को कम कर दीजिए, एमआरपी खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में। देखिए नॉमिनल जीडीपी, मान लीजिए 2022 में 30 मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ और पर मोबाइल का प्राइस कितना था, 5 रुपया। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी निकल कर आया कितना, 30 × 5 150। ऐसे ही 2023 में मान लीजिए 28 मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ और पर मोबाइल का प्राइस था 6 रुपया, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी निकल कर आया 168, 28 × 6। ऐसे ही 2024 में 25 मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ और 7 रुपया पर मोबाइल का प्राइस था, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी निकल कर आया कितना, 175, 25 × 7। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जीडीपी तो बढ़ रहा है, 150, 168, 175 हमारा जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में ये बढ़ा नहीं है। आपने एक चीज पर गौर किया कि 5, 6, 7 ये क्या है, ये महंगाई है। महंगाई बढ़ने के कारण आपका नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है, मतलब इसको निकालना बेवकूफी है, एक तरह का छलावा है, क्योंकि इसमें झोल नहीं झोल रहा है, इसलिए हम निकालते हैं क्या, रियल जीडीपी। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम एक आधार वर्ष का चयन कर लेते हैं जिस वर्ष उथल पुथल ना हुई हो, एकदम सामान्य रहा हो, ना कम विकास हुआ हो ना ज्यादा विकास हुआ हो, औसत वर्ष रहा हो, एवरेज वर्ष रहा हो। जैसे भारत ने 2011-12 को माना है, हम 2022 को मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2022 में 30 मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ था और रेट था 5 रुपया, तो रियल जीडीपी निकल कर आया 30 × 5 150। ऐसे ही 2023 में 28 मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ और रेट था 6 रुपया, लेकिन इस बार हम 6 रुपया नहीं लेंगे, हम रेट लेंगे आधार वर्ष का 5 रुपया, 28 × 5 140, तो हमारा रियल जीडीपी निकल कर आया 140। ऐसे ही 2024 में 25 मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ था और रेट था 7 रुपया, लेकिन इस बार भी हम क्या 7 रुपया नहीं लेंगे, हम आधार वर्ष का रेट लेंगे 5 रुपया, तो 25 × 5 125। अब आपको दिख रहा होगा कि जियो जीडीपी हमको महंगाई बढ़ने के कारण बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था,
वही जीडीपी हमको घटा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब नॉमिनल जीडीपी हमको मुद्रास्फीति को बताता है और रियल जीडीपी वास्तव में उत्पादन को बताता है, प्रोडक्शन को बताता है। तो हमको नॉमिनल जीडीपी कभी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण बढ़ा हुआ दिखाई देता है, जबकि रियल जीडीपी हमको प्रोडक्शन को बताता है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, दो बातें हमेशा याद रखना है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी आधार वर्ष के वर्ष दोनों बराबर हो जाते हैं, 150 150। दूसरी बात ये याद रखना कि जब भी नॉमिनल जीडीपी को निकाला जाता है तो चालू वित्त वर्ष का प्रोडक्शन और चालू ही वित्त वर्ष का रेट लेते हैं, जबकि जब रियल जीडीपी निकाला जाता है तो चालू वित्त वर्ष का केवल प्रोडक्शन लेते हैं, रेट लेते हैं आधार वर्ष का। आप कोई सा भी आधार वर्ष मान लो, उसी वर्ष का आपको रेट लेके चलना है और प्रोडक्शन लेकर चलना है चालू वित्त वर्ष का। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम जीडीपी ग्रोथ रेट। देखिए ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं होती, दो वर्षों का कंपैरिजन होता है एक दूसरे से आधार वर्ष के आधार पर। जैसे अभी हमने 2022 का रियल जीडीपी निकाला है और 2023 का रियल जीडीपी निकाला है। अगर इन दोनों के बीच ग्रोथ रेट पता करनी है तो दे दीजिए 2022 के रियल जीडीपी में 2023 के रियल जीडीपी से भाग, तो हमारा 2022 का रियल जीडीपी कितना आया था, 150, और 2023 का 140। जब इसको काटते हैं तो 1.07 करके कुछ आता है। देखिए ग्रोथ रेट हमको बताती है कि आपके यहाँ जीडीपी अर्थात प्रोडक्शन किस दर से बढ़ रहा है। मतलब कि ये 2 सालों का कंपैरिजन होता है, जैसे 2022 का 2023 से किया, अब अगर 2023-24 का करना चाहे तो कर सकते हैं, 24-25 का, मतलब एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन किस दर से बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर देखिए, जब हम किसी वर्ष के नॉमिनल जीडीपी में उसी वर्ष के रियल जीडीपी से भाग देते हैं तो निकल कर आता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। ये हमें बताता है कि आपके यहां महंगाई किस दर से बढ़ रही है। अब देखते हैं हम पीपीपी। देखिए पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी। मान लीजिए मैंने आपको 1000 रुपया दिया और कहा जाइए भारत के किसी भी बाजार में, आपने 1000 रुपयों में इतना सामान खरीद लिया कि झोला बेचारा कह रहा है, क्या कर रहा है भैया, मैं फट जाऊंगा। और जब आप अमेरिका जाते हैं वही 1000 रुपया लेकर, तो शायद ही आप 2 से 3 कॉपी खरीद सके। तो इसे कहते हैं क्रय शक्ति, सामर्थ्य, खरीदने की औकात। देखिए जहां आप 100 रुपया में भारत में पेट भर सकते हैं, वहीं आपको अमेरिका में 1000 रुपया लगेगा, तब भी पेट चिल्लाता रह जाएगा, अरे भैया। और तो समझ में आया पीपीपी। देखिए इसमें क्या किया जाता है, एक देश का दूसरे देश से कंपैरिजन किया जाता है खरीदने का, कि आपकी करेंसी की औकात कितनी है और हमारी करेंसी की औकात कितनी है। तो भैया देखिए इसमें एक झोल छुपा हुआ है। जीडीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 3.88 ट्रिलियन डॉलर की है, मतलब भारत 7वें नंबर पर आता है जीडीपी के आधार पर, और पहले नंबर पर यूएस है, दूसरे नंबर पर चाइना। जबकि पीपीपी के मामले पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर चली आती है, 17 ट्रिलियन डॉलर। पहले पर चाइना, दूसरे पर यूएस और तीसरे पर भारत। अब देखिए, अब एक बात बताइए, जीडीपी के आधार पर तो आप देख रहे हैं, पीपीपी के आधार पर भी तो देखो ना, कि जहां साला अमेरिका में आदमी 200 रुपया में भूख मर जाएगा, वहीं आप भारत में उसका 200 रुपया में पेट फट जाएगा, तब भी खाना बच जाएगा। तो समझ में आया आपको पीपीपी और जीडीपी। इसमें एक झोल है भैया, ये भी देखो कि आपके यहाँ जो चीज हमारे यहाँ 10 रुपया मिल रही है, वो आपके इधर 1000 रुपया मिल रही है, वो भी देखो। अब एक क्विक रिवीजन कीजिए फटाफट। देखिए जीडीपी देश की बाउंड्री का कौन उत्पादित कर रहा है, कोई मतलब नहीं। जीएनपी देश के नागरिक का कहां उत्पादित हो रहा है, कोई मतलब नहीं। एनडीपी टोटल का शुद्ध, एनएनपी नागरिकों का शुद्ध, फैक्टर कॉस्ट उत्पादन में लगने वाला खर्च, मार्केट प्राइस सरकार टैक्स लेकर कौन जाएगी, नॉमिनल जीडीपी महंगाई को बताएगा, रियल जीडीपी प्रोडक्शन को बताएगा, ग्रोथ रेट जीडीपी की दर को बताएगी, जीडीपी डिफ्लेक्टर महंगाई की दर को बताएगा, पीपीपी खरीदने की क्षमता को बताएगा। ठीक है।